संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो रही इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस वेन्यू पे हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया। जैसा आप जानते हैं, पब्लिक है कि इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। मैंने सोचा मैं शुरू में इसका जिक्र कर दूं ताकि ज़्यादा समय हम इस पे बाद में ना लगाएं। हमने 28 तारीख को इस वेन्यू को बुक किया था। 29 तारीख को हमें इसका कंफर्मेशन मिला था और 3 तारीख को जो ड्यू पेमेंट है वो सब कर दिया गया था। कल रात 11 बजे हमें एक फ़ोन आया और एक ऑफिशियल ईमेल आया ये कहते हुए कि ये आपकी बुकिंग रद्द कर दी गई है, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो जाहिर हम काफ़ी हैरान थे कि क्या हुआ, मगर वी आर रियली ग्रेटफुल टू द प्रेसिडेंट ऑफ IWPC कि आपने इस सिचुएशन में इंटरवीन करके बताया कि नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था और हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बाकायदा कर सकते हैं। Whatever, I have got a formal official mail. Please do not disrupt the press conference which we are duly holding after a written communication. I would plead with anyone responsible to please abide by your own organization's norms. Thank you very much. तो हमें आज सुबह फॉर्मल ईमेल मिला जिस ईमेल में लिखा गया है कि कल रात को जो मैसेजेस आए थे वो मिसकम्युनिकेशन था। उस ईमेल की कॉपी भी हमने शेयर कर दी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अब तक एटलीस्ट आज दोपहर तक इस देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं उन चीज़ों पे जो सरकार नहीं चाहती। कल दोपहर क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज दोपहर तक स्थिति ये है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जय जवान जय किसान सम्मेलन और एक कैंपेन के बारे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी साथियों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ है उधर राइट एक्सट्रीम पे ग्रुप कैप्टन VK गांधी, हमारे साथ हैं सुदेश गोयत जी और मेजर जनरल सतबीर सिंह। आप तीनों यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, ये एक मोर्चा है जिसने बहुत लंबे समय तक 2600 दिन से भी ज़्यादा इनका संघर्ष अब हो चुका है OROP के सवाल पे। तो उस संघर्ष को चलाने वाले साथी हमारे बीच हैं। हमारे साथ हैं कॉमरेड हन्नान मौला, आप लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं 8 बार। राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन से और मैं योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन से। हम तीनों साथी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने अपनी राष्ट्रीय कन्वेंशन में इस कैंपेन में शामिल होने का फैसला किया है। और हमारे साथ हैं आयशी घोष, जल्द ही हमारे साथ मनीष भी ज्वाइन करेंगे। आयशी घोष जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष रही हैं। रहना तो एक टर्म चाहती थी, लेकिन जब से उसके बाद से इलेक्शन ही नहीं हुआ है तो अब चले जा रही हैं। आज भी अध्यक्ष हैं और इस देश में विद्यार्थी युवाओं के संघर्ष के एक प्रतीक के रूप में उभरी हैं। हमारे साथ मनीष आएंगे जो स्वराज अभियान से हैं और अनएम्प्लॉयड यूथ के जितने भी कैंपेन्स चल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हैं। हम सब साथी, पता है, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, आपने ये जो OROP का स्ट्रगल है उसको लीड किया है, जैसे भी 1 रैंक 1 पेंशन वाली जो स्ट्रगल चला रहा है पिछले, उस स्ट्रगल को लीड कर रहे हैं। तो एक जमाने में देश की रक्षा के लिए लड़ाई की और उसके बाद जवानों के मान सम्मान की लड़ाई को अनवरत तरीके से चला रहे हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ आपके सामने एक जॉइंट कैंपेन की घोषणा करने आए हैं
कैंपेन की घोषणा हमारे साथी करेंगे। मैं शुरुआत में सिर्फ एक बात रख देना चाहता हूं ताकि बाद में मुझे ज्यादा ना कहना पड़े, वो ये कि ये अग्निपथ नामक जो योजना है, इसके जो बुनियादी फीचर्स हैं वो आज भी इस देश के सामने रखे नहीं गए हैं, छुपाए गए, और दरबारी और सरकारी लोग मिलकर इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। ये जो अग्निपथ नामक सुंदर सी सड़क आपको दिखाई जा रही है, इसमें एक नहीं 5 गड्ढे। पहला ये कि आज तक इस देश में आर्मी में जवानों की जो रेगुलर और परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ करती थी, पक्की नौकरी हुआ करती थी, वो बंद हो गई। इस बात को छुपाया जा रहा है। चर्चा ये हो रही है कि जैसे जितनी रिक्रूटमेंट आज तक हो रही थी उसके अलावा 45,000 और हो जाएंगे अग्निवीर। ऐसा कुछ नहीं होगा। रेगुलर नॉर्मल रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न था वो अब खत्म कर दिया गया है। नंबर 2, इंडियन आर्मी में सिपाही के तौर पे, जवान के तौर पे भर्ती का अब एक ही रास्ता बचा है, और वो है कि आप 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी नौकरी करें, जिसे अग्निवीर कहा जा रहा है। और ये सरकार जो कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात को सपोर्ट करते हुए सत्ता में आई थी, उसने 9 रैंक 9 पेंशन की योजना लागू कर दी है। दूसरा गड्ढा। तीसरा ये कि इस योजना का असर होगा, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है देश में। मैं तो हैरान हूं कि हमारे देश की सेना की संख्या आधी या उससे भी कम रह जाएगी अगर ये योजना लागू होती है तो, क्योंकि अब तक हर साल अंदाजन 65,000 रेगुलर रिक्रूटमेंट हुआ करते थे। अब इस योजना के तहत हर साल, वो भी 3-4 साल के बाद, 12,000, 13,000, 15,000 रेगुलर रिक्रूटमेंट हुआ करेंगे। और ये अगर 15 साल तक चलेगी तो हमारी फौज, जो कि आज 14 लाख की जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो घट के 7 लाख या उससे भी कम हो जाएगी। चौथा गड्ढा कि जो नौजवान पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में हैं, एयरफोर्स में तो सब कुछ हो गया था, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर, वो तो बेचारे अपनी अपॉइंटमेंट डेट का इंतजार कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, रिटन टेस्ट हो चुका है, कई जगह पे आर्मी के अंदर फिजिकल और मेडिकल हो चुका था। अब उन सबको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो सब खेल तमाशा था, वापस जाओ, अब अग्निवीर की लाइन में लगो। रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गए, हजारों नौजवानों के साथ कुठाराघात किया गया है। और 5वां गड्ढा ये कि जिन इलाकों ने सालों साल से, पीढ़ियों से इस देश की सेना की सेवा की है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड, जहां से इस देश की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, अचानक इस अग्निवीर स्कीम के अंदर ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट के माध्यम से इन इलाकों की संख्या 1/3, 1/4 या 1/10 हो जाए। इतना बड़ा झटका लगा है, जिससे फौज के मोराल और फौज की कंपोजिशन पे असर पड़ेगा। प्यारे मित्रों, मीडिया के साथियों, हर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, सबसे पहले जो ड्यूटी है वो है डिफेंस ऑफ द कंट्री। जो हमारे सरहदें हैं उनको महफूज रखना। हमारे साथ 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर, लाइव बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, और 5,000 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लाइव बॉर्डर है। हमें अपनी फौजों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि ना ही सिर्फ वो सरहदों को महफूज रखें, अगर कोई भी बुरी आंख बाहर से होती है तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी जो इश्यूज आ जाते हैं उसमें मदद करें। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए फौज के अंदर जो हम स्ट्रेंथ लेते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो इसके काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अग्निपथ पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अभी बनाई है, उसके बारे में ये 5 गड्ढे जोगिंदर जी ने आपको बताए,
मैं आप सिर्फ को ये कहना चाहता हूँ कि इस अग्निपथ पॉलिसी से देश की, पूरे देश को और हमारी फौज को और नौजवान जो भर्ती होते थे उन सभी को सीरियस डिसएडवांटेज होगा। और इन सीरियस डिसएडवांटेज से हमारे देश की ओवरऑल जो डिफेंस ऑफ द नेशन करने की शक्ति में कमी होगी। मिलिट्री के अंदर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उल्टा उसका थोड़ा नुकसान होगा। एक जवान को तैयार करने के लिए हमें 6 से 7 साल 8 साल लगते हैं। अग्निपथ 6 महीने की ट्रेनिंग और फिर 9 महीने की छुट्टी, और फिर बीच में अगर कोई दिक्कतें उसकी पर्सनल आ जाती हैं, मेडिकल या और कोई पर्सनल, उनको देखते हो तो वो 2 या 2.5 साल सिर्फ अवेलेबल है। एक सिपाही बनता है, मैंने बोला 6 से 7 साल तक। तो साथियों, ये जो जवान है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे आया है 4 साल के लिए, उसके अंदर वो मोटिवेशन और मोराल और वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयारी, जो आज का जवान हम सब रेडी रहते हैं। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आपने कारगिल वॉर देखा, 543 ऑफिसर्स जैसे जवान शहीद हुए और 1367 हमारे जवान टोटली डिसेबल्ड हो गए। तो ये तैयारी, दिल मांगे मोर टाइप ऑफ लीडरशिप। 65 में एक कमांडिंग ऑफिसर साहब ने राजा दित्ता पुंछ में, वो जो लीडरशिप है और वो मोटिवेशन हर सिपाही के अंदर, उसमें कमी आएगी। जब जो जवान जाएंगे यूनिट में, तो जो पहले वाले जवान ऑलरेडी हैं उनका और इसके बीच में भी आप देखोगे कि काम करने के अंदर हर वक्त कमी पेशी आएगी। एक पीछे हमने सुना, किसी ने एक बात बताई, एक जोक की तरह, कि सूबेदार साहब को बोला गया, साहब इतने आदमियों ने वहाँ पेट्रोल पे जाना है। तो सूबेदार के नीचे जो काम करता तो बोले, साहब जी हम वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले भेजें कि अपने दूसरे सिपाही भेजें। तो अभी आप सोच सकते हो इसका क्या ग्राउंड लेवल पे काम करने का यूनिटों में फ़र्क पड़ सकता है। अगली बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, साथियों, पिछले 2 महीने जब से ये शुरू हुआ, पूरे देश में बहुत कुछ बताया गया इसके बारे में, तो मैं उस पर ना जाते हुए प्लस और माइनस, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाई पेंशन के बिल को कम करने के लिए। साथियों, इन एक्चुअल वे वो अपना बजट बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। किस तरह? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये जो 20 साल लगेंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट को फायदा शुरू होगा, नहीं तो हर साल 11 लाख रुपए, जब रिटायर हो जाएंगे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 11 लाख रुपया हर साल गवर्नमेंट को हर जवान को देना होगा। और जो रेगुलर ऑलरेडी एक्सपेंसेस है पेंशन के, वो कम नहीं होंगे, वो उसी तरह चलते जाएंगे जो आज हैं 20 साल तक वो। और ये 11,46,000 में से अभी तो वैसे तो रेगुलर भर्ती तकरीबन 60,000 की होगी, बिकॉज 60,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं और तकरीबन उतने भर्ती होते हैं। तो अगर हम 45,000 लें और उसको 11 लाख से मल्टीप्लाई करें, तो इतने करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल बजट, पेंशन बजट में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और 20 साल तक ये रहेगा। दूसरी बात, ये पेंशन बजट जो है, हमारे जो रेगुलर फौज है वो 25 लाख, और जो हमारे डिफेंस सिविलियन है भाई, उनके 5,25,000। जो उनका पेंशन बजट है, जो हमारे को डिफेंस का पेंशन बजट मिलता है, उसका 60% वो 5 लाख लोग खा लेते हैं, और बाकी 40% हमारे जो बाकी के
25 लाख लोग हैं उनको मिलता है। तो ये गवर्नमेंट को कहना कि हम रेगुलर भर्ती, और फिर ये भर्ती किस लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ सिपाही, और सिपाही भर्ती होते हैं 18 साल में, और हमारे सिपाही रिटायर हो जाते हैं 35 साल या 37 साल। तो जो एवरेज एज भी कम करने की वो ऑलरेडी कम है। अगर हम 37 + 18 करें तो वो टोटल 55 और डिवाइड बाई 2 तो 27 साल, 27.5 साल। एवरेज एज 27.5 साल है, जो कि सरकार ने 36 साल बताया। जो 36 साल बताया उन्होंने, वो बताया सबको मिलाकर, जो एनसीओ, जेसीओ, ऑफिसर रिटायर होते हैं 54 + 18 72, उसका 2 में डिवाइड करके 36 बोला, जबकि हमारी भर्ती से सिर्फ एक सिपाही की हो रही है। तो साथियों, ये रिकमेंडेशन थी कारगिल की लड़ाई के बाद, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इसके बाद। तो हम सब यही सोचते हैं। बाकी के डिसएडवांटेज, अगर ये जवान 4 साल के बाद बिल्कुल खाली है, 25% सिर्फ लिए जाएंगे, वो भी 25% तक, अप टू, मे नॉट बी 25% फुल, और 75% बाहर आ जाएंगे। ना तो उनका रैंक है, ना वो एक्स सर्विसमैन है, ना उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अगर ये 4 साल में उनको सीरियस चोट लग गई तो वो 11 लाख जो मिला वो अपनी उस मेडिकल में लगा देंगे, या अपनी पढ़ाई लेने के लिए, क्योंकि 10वीं पास करके गए हैं वो। तो साथियों, ये जवान जो है, लाख में से 75,000 या 60 में से 45,000, ये लोग क्या करेंगे? ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये पॉलिसी देश के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए और यूथ के लिए, तीनों के लिए ही हानिकारक है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए, और पहले वाली भर्ती जो है उसको जारी रखना चाहिए। मेरे को यही कहना है। इसलिए हम मिलकर ये जो सिर्फ सरकार को बताना चाहते हैं, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है, उनको ये बताएं कि इसमें ये खामियां हैं और ये चीज़ है। आप मेहरबानी करके देश को सामने रखते हुए, मेरा देश सबसे आगे, मेरे साथी उसके बाद, और मैं सबसे लास्ट, इस पॉलिसी को, इस चीज़ को, मोटिवेशन को, मोरल को फौज के अंदर रखते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, मिल के हम सब आपके थ्रू, कि ये पॉलिसी को वापस लेकर पहली वाली पॉलिसी को जारी रखना। जैसा जनरल साहब आपको बताया है, जो ये हम तीनों इकट्ठा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है तीनों का सत्यानाश करेगा। ये किसान विरोधी है। क्यों? आपको मालूम है 4 लाख किसान खुदकुशी किया, आपको मालूम है। रोज़ 52 किसान खुदकुशी अभी भी कर रहा है, क्योंकि उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है, और उसका आंदोलन किसान चला रहा है। किसान एक तरफ नुकसान हो रहा है, मगर किसान का एक बेटा फौज में जाता है, एक खेती करता है, एक फौज में जाता था। तो वो जो फौज में जाता था, वो परिवार को एक नौकरी होता था। तो आज ये नौकरी, जैसा जनरल साहब बोला, बंद हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा देश का किसान का ही बेटा बेटी फौज होता है, फौज का 90%। वो जब रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा तो किसान आर्थिक रूप से दोबारा मरेगा, फसल का दाम नहीं मिलेगा, बेटा का नौकरी भी नहीं मिलेगा, गाँव में हाहाकार मचेगा। इसलिए किसान विरोधी है। मिलिट्री विरोधी क्यों है? जनरल साहब बताया कि किस तरह मिलिट्री के हित को बर्बाद कर रहा है, करेगा भविष्य में। और नौजवान विरोधी है। नौजवान को नौकरी मिलता था, आज बेरोजगार पूरा देश में छा गया। नौरोजगार बढ़ेगा, बेरोजगार बढ़ेगा। तो ये तीनों हिस्सा की ये प्रोग्राम हिट कर रहा है। इसलिए नौजवान, किसान और फौज तीनों मिलके हम इसके प्रतिवाद कर रहा है और मांग कर रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है, इसको अभी भी इमीडिएट इसको वापस लेना चाहिए। नोटिफिकेशन जो है इसको विड्रॉ करना चाहिए। ये हमारा पहला मांग है। जो एज के अलावा हमारा फौज, हमारा नौजवान, हमारा किसान बर्बाद होगा, उससे बचेगा। उसके बाद जो वैकेंसीज है, आपको मालूम है 1,25,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी है, 3 साल रिक्रूटमेंट बंद है। ये वैकेंसी जो है इसको पूरा करना चाहिए, नहीं तो हमारा
जो वैकेंसी है ये पूरा नहीं होगा तो धीरे धीरे जैसा बोला आर्मी का डिप्लीट हो जाएगा। कहाँ आएगा जो हमारा देश में खतरे में पड़ेगा? हम अमेरिका से मांगेंगे फौज जैसा कोई दूसरे लोग मांग रहे हैं? जब हम आत्मनिर्भर है, फौज में डिफेंस में आत्मनिर्भर है, मगर ये हमारा आत्मनिर्भर को ख़त्म कर देगा ये प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो हमारा प्रोसेस में है ऑलरेडी 3 साल जो ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग के लिए तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम दिया है, वो 2 साल में वो सब पड़ा है, उसको इमीडिएटली चालू करो और उसको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट देने का काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सब केस हुआ, आपको मालूम है अग्निपथ जब आया हजारों नौजवान रास्ते में उतर गया, स्वस्फूर्त रूप में, कोई बताया नहीं, खुद रास्ते में उतर गया था। बहुत लड़ाई हुआ, कुछ झाड़पीट भी हुआ, मालूम है आपका। इस परिस्थिति में झूठे मुकदमा बहुत सारे उस नौजवान के खिलाफ हुआ। वो झूठे वो तो अपना जिंदगी के लिए वो रास्ता में उतरा था, अपना मांग रखने के लिए, मगर उसको केस को वापस लेना चाहिए। और हमारा डिफेंस को जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये डिफेंस प्राइवेट हो जाएगा। सरकारी है हमारा प्रतिरक्षा, रक्षा व्यवस्था सरकारी है, ये प्राइवेट का हाथ में चला जाएगा। प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, जैसा फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है 2 साल 3 साल का निकाल दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का तरह हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फौज देश नहीं बचा सकता। रियल फौज जो 19 साल काम करता है और 19 साल का बाद वो चलता है जिंदगी, मतलब पेंशन लेता है, मगर बाकी उसका अंदर देशप्रेम बनता है, सेक्रीफाइस होता है, वो संगठित है, डिसिप्लिन नौजवान है और लोग इज्जत करता था। एक फौज का रिटायर जब गांव में जाता है, गांव के लोग क्या बोलता है, फौज जा रहा है, देश के लड़ाई करके वापस आया है, उसकी इज्जत था। उसके साथ लोग अपना बेटी को शादी देता है कि ये हमारा इज्जत के साथ हम दे सकता है। मगर 4 साल बाद जब 75% रिटायर हो जाएगा, वो जब जाएगा ना, लोग क्या बोलेंगे, देखो रिजेक्टेड माल जा रहा है, ये फौज नहीं, रिजेक्ट हो गया, उसकी इज्जत रहेगा, वो कैसे पड़ेगा अपना परिवार का, अपनी इज्जत का। इस परिस्थिति में ये 5 जो हम बोला हमारा सब हिस्सा को नुकसान करेगा और ये नुकसान दूर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली बंद करना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने रखना चाहिए। इसलिए हम तीनों शक्ति मिलके इसके विरोध करने का फैसला किया है और प्रोग्राम किया है आंदोलन का, वो भी बोलेंगे कुछ प्रोग्राम। हाँ, वो जो हमारे जो बोल रहे हैं आप, जैसा भर्ती चल रहा था, जो 75 साल में एक सिस्टम बना है, टेस्टेड सिस्टम है, हमारा फौज को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, वो सिस्टम जारी रखना चाहिए। और ये कोई जो है ये फौज को कमज़ोर करने का जो ये है, ये बंद होना चाहिए, ये हमारा मांग है। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका कठिन जीवन है, वो कठिन काम कर रहे हैं, या जो बॉर्डर पे सैनिक बैठे हैं वो कठिन काम कर रहे हैं। जवाब मैं प्रधानमंत्री से भी चाहूँगी कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अगर शपथ ले एक दिन कुर्सी पे बैठते हैं, ज़िंदगी भर तक वो पेंशन लेते हैं, तो फिर हमारा सैनिक 4 साल बॉर्डर पे ज़िंदगी और मौत के बिल्कुल गोलियों के बीच में खड़ा होने के बाद आप कह रहे हैं कि उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये तो हमारे अन्याय हुआ ना सैनिकों के साथ। और देश का सैनिक निस्वार्थ भाव से जाति धर्म सबको पीछे छोड़ के सिर्फ देश के लिए खड़ा होता है, वहाँ पे देश के लिए मरता है। तो अगर अग्निवीर ये जो योजना लाए हैं प्रधानमंत्री जी, अगर ये लागू हो जाती है तो हमारी सेनाएं कमज़ोर हो जाएंगी, सेना का मनोबल गिर जाएगा। इसलिए देशवासियों को एक होके इस अग्निपथ योजना को वापस कराने के लिए सबने साथ देना होगा। और जो हमारे शहीदों की वीर नारियाँ हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, आप लोग निकलें बाहर, घरों से बाहर निकलिए। जिस देश को आज़ाद रखने के लिए आपने अपने सिंदूर की कुर्बानी दी है, आपके जो सुहाग आपके वहाँ पे बॉर्डर पे शहीद हो गए, उनके लिए आवाज़ उठाएं। उनका खून बेकार जाएगा अगर ये अग्निपथ योजना लागू हो गई तो। प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ, अगर आप सच में देश से प्यार करते हैं, सच में अपनी सेनाओं से प्यार करते हैं, तो जो अग्निपथ योजना लाए हो सबसे पहले आप अपने संसद में लागू करें, संसद वीर बनाएं। 5 साल 4 साल नहीं 5 साल अगर वो सांसद रहते हैं, एमएलए रहते हैं, उसके बाद आप उनको विदाउट पेंशन भेजना शुरू कर दीजिए, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। लेकिन जो आज आप कर रहे हैं, थोपना चाह रहे हैं। और सेनापति जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ हैं, उनसे एक अपील करती हूँ, आप सेनाओं के चीफ हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता ना बने।
जो हमारे देश में आज तक नहीं हुआ, आप जो कर रहे हैं, बीच में आके बच्चों को डरा रहे हैं कि बच्चे जो आंदोलन में जाएंगे तो उनको सेना में नहीं लिया जाएगा। बच्चे कोई नुकसान करने नहीं जा रहे, बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना रद्द करके रेगुलर भर्ती लागू करे सरकार, और वो उनका हक है। संविधान में रहते हुए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और कोई भी आप ज़बरदस्ती बच्चों के जितने भी केस हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लें, रेगुलर भर्ती लागू करें, वरना हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। जय जवान जय किसान। जो इस बड़ी मुहिम में, युवाओं की इस बड़ी मुहिम में आप सबने युवाओं के साथ खड़ा होना पसंद किया। सारी बात तो आ गई है, मैं कुछ आंकड़ों वाली बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पिछले 2 साल से सेनाओं की भर्ती, खासकर आर्मी की भर्ती तो बिल्कुल नहीं हुई थी। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 साल में 144 थल सेना की भर्तियां होनी थी। इसमें से 51 जगहों पर ही इन भर्तियों के लिए आयोजन किए गए, जिसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हुए, और वो भी जो टेस्ट हुए उसके अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आए थे। इसी तरह से आप वायुसेना का देखेंगे तो उनकी जो भर्तियां हुई थी लास्ट 2020 में हुई थी, उनकी भी ज्वाइनिंग रुकी हुई थी। कई लोग तो बिल्कुल वेट कर रहे थे कि अब हमें बिल्कुल बुलाया जाएगा, और तभी ये स्कीम आ गई और वो सारे बिल्कुल रद्द हो गए। ये जनरल बातें हैं। सेना और आर्मी, थल सेना कह सकते हैं, वायुसेना और नेवी को लेके देखें, लेकिन मैं जनरल बात कहूँगा। अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक डेटा है कि जिसमें सरकार ने बताया कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया 7 लाख वैकेंसी के लिए, जिसमें 7 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये बताता है कि कितनी ज़्यादा इस देश में अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या है, और किसी भी नौकरी को लेकर के कितने लोग वो आगे आकर के उसमें अप्लाई कर रहे हैं और उसमें वो जाना चाह रहे हैं। एक वायुसेना का एक मैं डेटा देना चाहूँगा कि 2020 में उनकी एक भर्ती आई थी जिसमें 6500 पदों के लिए भर्तियाँ थी, 12वीं पास के लिए थी, उसमें 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। ये अग्निपथ स्कीम एक ऐसे समय में आई है जब देश का युवा रोजगार की मांग कर रहा है। जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद जो इकोनॉमी की हालत है, चलिए कोरोना को हम मान सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप रहा, लेकिन कई सरकार की नीतियां रही जिसकी वजह से आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जहां कोई अनएम्प्लॉयमेंट देश में बन नहीं रहा है। और वैसे में रही कई कुसर जो आर्मी और ऐसे जगहों पर, आर्मी में कौन जाता है? शहरों में बहुत पढ़े लिखे लोग तो जाते नहीं। जो गरीब किसान का बच्चा है जो बहुत पढ़ नहीं पाता है, वो वहाँ तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, हमारे भाई जाते हैं। और सोचिए कि अचानक से जब ये चीज़ें हुई होगी तो उनको कैसी पीड़ा झेलनी पड़ी होगी। इसके बावजूद एक लास्ट बात मैं कहूँगा कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो अपने गरीबी से अमीरी में ट्रांसफॉर्म हुआ है वो वैसे दौर में हुआ है जब उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। एक देश के नाते आज हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लोग, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको हम बन जाएंगे और इस देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। अभी की जो स्थिति है, जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, वो ये साफ दिखा रहा है कि यूथ जो है उसे कुछ नहीं मिलने जा रहा है। और हम एक देश के नाते कहाँ जा रहे हैं ये तो सोच पाना ही बहुत मुश्किल है। ये प्लेटफॉर्म एक साथ करने के लिए जहाँ पे युवा है, छात्रा एक साथ आके आज अपना जो ये बात है हम लोग बुलंद कर पा रहे हैं, जो बहुत सारे महीनों से हम लोग बोलते आ रहे हैं, सालों से बोलते आ रहे हैं, कि जहाँ से साथी मनीष ने बात को छोड़ा कि आर्मी में कौन से लोग जाते हैं। और अगर हम देश में आज के समय पे देखें, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, उनके घर से 1 से लेके 2 लोग एटलीस्ट आर्मी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि घर का जो स्थिति है अगर उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना है तो वो लोग आर्मी में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक फैक्ट है हमारे सामने। अब आज के समय पे हम देख रहे हैं कि वही युवा था, वही छात्राएं थे जिन्होंने भाजपा के सरकार को एक समय पे सपोर्ट किया था ये सोचते हुए, क्योंकि एक चीज़ें बोला गया था 2014 में कि वो सबका साथ सबका विकास होगा, 2 करोड़ नौकरी हमें हर साल मिलने वाली है, 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बात ये है इम्पोर्टेंट, आप सोचिए कि इस समय पे छात्रा युवा जिन्होंने इस बातों पे विश्वास किया 2014 में,
आज वो कंटिन्यूसली हर एक साल देख रहे हैं, नौकरी मिलने की बात तो दूर है, जो नौकरियां थी वो भी ख़त्म हो रहे हैं। आप यूपीएससी देख लीजिए, बैंक देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, किसी भी सर्विसेज देख लीजिए, आज के समय पे हर एक पीएसयूज है उसको ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और इस बात को बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो छात्राएं हैं, हम जिस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, खासकर कि जिस यूनिवर्सिटी से हम लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे तमाम ऐसे छात्राएं हैं जिनके घर में उनके परिवार किसान खेती करते हैं। वो लोग आके पढ़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में गवर्नमेंट का वो इंटरवेंशन है। आज के समय पे मैं एक लाइन में बताना चाहूँगी, नई शिक्षा नीति भी जो लाया जा रहा है, साथ साथ ये भी हमारा सबका कंसर्न है क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को डिफेंस के सेक्टर में थोपा जा रहा है, पीएसयूज को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी शिक्षा नीति को भी उसी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज का रोल को बढ़ाया जा रहा है, ना कि सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रह रहा है। तो इसमें भी जो डिमांड है कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए डिफेंस, ना कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को ढकेला जा रहा है, ये होना चाहिए। साथ साथ ये एकदम ये जो मांग है, हम लोग एक बहुत बुलंद शब्दों से ये बात बताना चाहेंगे कि सामने से इस बात को हम लड़ेंगे कि नौकरी, रोज़गार, सबका हक होना चाहिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का बात हम लोग करते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा संगठन है, मतलब स्टूडेंट्स यूनियन है, जेएनयू का हो, भारत का छात्र फेडरेशन हो, डीवाईएफआई हो, हम लोग देश भर के अंदर इसको लेके बहुत सारे मुहिम भी चला रहे हैं, इस बात को लेके कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी होना चाहिए युवाओं के लिए। और इस समय पे जो सबसे एक बुरा दौर चल रहा है देश के अंदर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देश के अंदर फैक्चुअली हम लोग देख पा रहे हैं, उस समय पे हम देख रहे हैं सरकार ना कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी करके उल्टा ऐसे पॉलिसीज लेके आ रहा है, चाहे वो अग्निपथ के थ्रू हो या बाकी सेक्टर्स को बंद करते हैं, कि युवाओं के पास आज नौकरी का कोई उपाय नहीं है। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहा है या बाकी चीज़ें हो रहा है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बच रहा है, इसका एक चीज़ के साथ लिंक है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो युवाओं को सिस्टम के अंदर नहीं ला पा रहा है, वो युवाओं को राइट टू, मतलब वो सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। और बाकी इन सारी चीज़ों में तमाम सारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इनके लेके काम किया है, उन्होंने ऑलरेडी रखा है, तो मैं उसमें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये बताऊंगी कि छात्रों, युवा संगठनों, जहाँ से हमारी रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टूडेंट्स यूनियन से हमारी रिप्रेजेंटेशन है, आने वाले समय में यूनाइटेड फ्रंट से जो भी कॉल्स रहेंगे हम उसको ज्वाइन करेंगे और इस बात को हर एक कोने में पहुँचाएंगे, हमारे संगठन जहाँ पे भी है सारे राज्यों में, कि युवाओं को नौकरी इस सरकार को देना होगा। नहीं तो अगर सरकार युवाओं के नौकरी को गारंटी नहीं कर पाएगा तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है। और पार्लियामेंट में जो चीज़ें हमारे पक्ष में अगर हमारी सरकार बात नहीं रख पा रही है तो हम सड़क में उतर के वो आंदोलन को जरूर जीतेंगे। जो हमारे एक्स सर्विसमैन, हमारे अधिकारी आए हैं, जवानों के अधिकारी, और देश में बड़ी सेवाएं की हैं, उनका धन्यवाद। और संयुक्त मोर्चा की तरफ से सभी साथियों का, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। देखो, जो किसान के यहाँ से ही जवान पैदा होता है। किसान दो चीज़ पैदा करता है, अन्न पैदा करता है और जवान, दोनों देश को देता है। इन्होंने योजना लागू कर दी, लेकिन गांव में कोई चर्चा नहीं करी, अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं करी, देश के नौजवान से कोई चर्चा नहीं करी। और एक किस्म से जो भारत सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस फिगर को बढ़ाने के लिए 4 साल की योजनाएं ले आए कि हम 4 साल में रिटायर करते रहेंगे और हमारा फिगर बढ़ जाएगा कि इतने लोगों को हमने रोजगार दिया। इससे नुकसान होगा। जो 25% बच्चों को रखा जाएगा, उनका आर्थिक शोषण भी होगा। जो 11 लाख रुपए कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए उनको देंगे, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, उसमें चापलूसी बढ़ेगी, कमजोरी आएगी, और जो एक मनोबल जिसके साथ में सैनिक बनता है, जाता है, वो डाउन आएगा। तो इस योजना को रद्द करके आप रेगुलर योजना लागू करें, उसी से ही देश का भला होगा, इसके नौजवान का भला होगा। हमने बार बार अपील कर रहे हैं, हम संगठन के माध्यम से उस अपील पे ध्यान दें। और हमारा 7 तारीख से 7 अगस्त से और 14 अगस्त तक पहले फेज में हम गांव-गांव में जाएंगे। जो रिटायर्स हमारे लोग हैं, वे चाहे
फौज के रिटायर हैं या वो टीचर हैं, उन सबको हम ज्वाइनिंग करवा रहे, उनसे सबसे सेमिनार करवा रहे, मीटिंगें करवा रहे, और गांवों में इसके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। तो हमारी सरकार से अपील है कि इसको सरकार वापसी ले ले। बड़ा नुकसान 2009 में छात्रों में उसमें है इसका, और इसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। लोग गुस्से में हैं, और अगर ये योजना जानी है तो आप इस योजनाओं को सारे विभागों में लागू कर दो। इसको पार्लियामेंट में भी लागू करो, विधानसभा में भी लागू करो कि 5 साल से ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, एक बार लड़ेगा। इसको जो जितने भी जुडिशरी हैं उसमें भी आप लागू कर दो, जो दूसरे विभाग हैं उसमें भी करो, IPS और PCS में भी लागू कर दो, इनमें सब में लागू कर दो। तो इस योजनाओं को ये जवान भी देश का मान जाएगा। मतलब आप देश के जवानों को सिर्फ लागू होगी और दूसरी जगह आप रेगुलर को चलाएंगे, तो ये मान्यता देश का नौजवान नहीं देगा, उसके लिए आंदोलन करेगा। हमने उनको कहा भी है कि आप अपना भर्ती हो जाओ, आप तो जाओ। आप जो कहते हैं ना कि 20 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए, वो हमने भी कहा उनके जो 18 से 21 साल के हैं वो अपना भर्ती में जाओ, आंदोलन हम करेंगे। जब आपकी एज निकल जाएगी तो आंदोलन में आ जाना, अपना भर्ती कर लो। लेकिन भर्ती हो भी रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देश की सरकारों को समझना चाहिए, जैसे 3 काले कानून वापसी लिए हैं, इसी तरह से इस योजना को भी वापसी ले लें और सरकारें बैठ के बातचीत कर लें। हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वे इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से बताने को तैयार हैं, किसान भी बताने को तैयार हैं कि इसका क्या नुकसान किसानों को होगा। सीधा गांव के किसानों से बच्चे आते हैं तो उन्हीं को इसका नुकसान है। धन्यवाद।